हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की ओर। आप सबका स्वागत है रोजी रोटी के अंदर। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि रोजी रोटी के अंदर हम डिस्कस करते हैं आपकी रोजाना की समस्याएं, रसोई घर की समस्याएं, आपकी जो पॉकेट है उसके अंदर पैसे कितने जा रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं, उसका हिसाब किताब। और इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे अर्थशास्त्री मित्र श्री नयन पारिक जी। नयन पारिक जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। थैंक यू सो मच दिनेश जी। तो दर्शक मित्रों, पहले थोड़ा सा बता दें कि थोड़े से नेट की समस्या है, तो आप हमारे साथ थोड़ा सा बर्दाश्त करके रहिएगा। तो शुरुआत में सबसे पहले आप सबको, हालांकि दिवाली अभी अभी गई है और लाभ पंचम भी गुजरात में ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है समझिए, तो आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं और नूतन वर्ष अभिनंदन। और नयन जी, आपको भी नया वर्ष मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक, और आशा करता हूं कि हमारे रोजी रोटी के जो दर्शक हैं उन्होंने जी अच्छी दिवाली मनाई होगी। और हमारे यहाँ गुजरात में कल से लाभ पांचम से सब बिजनेसेस शुरू होते हैं। तो जो कल से लाभ पांचम से आप सबके बिजनेसेस शुरू हो गए हो या होने वाले हो, वो सब बिजनेस में आपके रोजी रोटी में आपको बरकत हो, आप अच्छा प्रोग्रेस करें, सुख शांति समृद्धि पाएं। वो सब शुभकामनाएं मेरी और दिनेश जी की ओर से रोजी रोटी के हमारे सब मित्रों को। धन्यवाद आप सबका। दो तीन छोटे छोटे आज इश्यूज हैं जिनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कैश इज किंग अगेन, यानी कि नोटबंदी के भी कई साल हो गए हैं और जहां नोटबंदी के समय 17 लाख करोड़ का कैश था, अब बढ़कर करीब 28-29 लाख करोड़ हो गया है। पेट्रोल में सरकार ने राहत दी है और कुछ स्टेट्स ने भी राहत दी है। इसके अलावा एक वल्नरेबल ग्रुप है हमारे यहाँ 40-50 करोड़ का, जिसके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, जिसके बारे में नीति आयोग ने इंगित किया है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम कैश इज किंग अगेन सर। इसके ऊपर आपकी पहली टिप्पणी कि कैश लेस सोसाइटी, लेस कैश सोसाइटी, पता नहीं क्या क्या बोलते बोलते हम 17 लाख करोड़ से 29 लाख करोड़ तक आ गए। आपकी पहली टिप्पणी सर। देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि डिमोनेटाइजेशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग जो भी हमारी इकोनॉमी में कैश के ट्रांजैक्शंस के जन्मदायी इश्यूज है, विच आर मदर ऑफ ऑल इश्यूज, उस पर कैसे ध्यान दें। जैसे गुजरात में हमारे यहाँ जो जंत्री वैल्यू है वो जी नॉर्मली जिस विच इज ऑफिशियल गवर्नमेंट हम्म, वैल्यू, जिसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी वगैरह होती है, जिसके ऊपर ट्रांजेक्शन होते हैं, वो जी जमीन की वैल्यू जो मार्केट वैल्यू है उससे कहीं कम रहता है। कहीं कहीं जी 20%, 30%, 40%, 50% तो हद से हद हो गई, उतना करीब ऑफिशियल रेट रहता है जंत्री वैल्यू। तो बाकी के जो पैसे हैं वो कैश से ट्रांजैक्ट होते हैं। और जी जी एक जो कैश से इसकी शुरुआत होती है, वो फिर अंत तक जब कस्टमर को ये घर मिलते हैं या कोई भी एंड प्रोडक्ट मिलती है, दुकान मिलती है, ऑफिस मिलती है, उस सब में कैश कंपोनेंट वो आगे आके इफेक्ट अपनी लाता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो हम लोगों को, मेरे ख्याल से डिमोनेटाइजेशन के अलावा जो कैश अपने यहाँ जो इकोनॉमी में आप जैसे कह रहे हैं कि बढ़ रहा है, 10 लाख करोड़ और बढ़ गया, 17 से 27 हो गया, उसके आसपास कुछ भी हो गया, वो मेरे ख्याल से तब तक बढ़ता रहेगा जब तक हम उसको जो मूल वाला प्रश्न है उसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो मूल का प्रश्न ये है कि आपको आज कोई भी जमीन लेनी हो, गुजरात में तो मुझे पक्का पता है, महाराष्ट्र में भी शायद होगा ही, या सब जगह ऐसा ही है। पूरे पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं जब आपको जमीन लेनी होती है तो आपके कैश कंपोनेंट को हैंडल करना जरूरी हो जाता है। एंड जी टू एन एक्सटेंट ऑफ 50-60%, सो आटे में नमक की तरह नहीं, पर जी टू अ ग्रेट एक्सटेंट यू वुड नीड टू हैव कैश कंपोनेंट, और you would need to have a capacity to receive it and to give it if you are doing a land transaction, and that translates to even final product। तो मैं समझ रहा हूँ हमारा जो एक ये इशू है, इसको हम कैसे हैंडल करें। गुजरात में दूसरा इशू हमारा जो है वो शराबबंदी का है कि हम लोग जो प्रोहिबिशन करते हैं, प्रोहिबिशन के कारण जिस जिसको दारू पीना होता है वो हमेशा ही कैश में ट्रांजैक्ट करते हैं। तो ये जो है वो मूल स्रोत है, और उसके कारण सरकार को एक ड्यूटी वगैरह में लॉस होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको कैसे हम कोई तरीके से मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में लाए, और उनको जैसे जैसे लाते जाएंगे ऐसे ऐसे मेरे ख्याल से कैश की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। आपको कैश मांगने की जरूरत कम पड़ेगी, मुझे कैश देने की जरूरत कम पड़ेगी। तो जी जो हमारे कैश वाले मेन बिजनेसेस है, उस पर ध्यान देके, उस पर तवज्जो देके, उस पर कैश का हम लोग इन्वॉल्वमेंट कैसे कम करते जाए, वो जैसे जैसे कम करते जाएंगे, और उसकी शुरुआत यदि आज करेंगे
तो आज 5 साल हो गए नोटबंदी को, अगले 5 साल में हमारा ये टारगेट हो सकता है कि 27 लाख करोड़ से फिर कैसे उसको 17 लाख करोड़ पे ले जाएं, और उसके जी, लिए ये सब चीजों पे शायद काम करने की हम सबको जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल आपने सही कहा। और हालाँकि इसमें ये भी बताया गया है इस रिपोर्ट में कि जो ख़ास तौर से एसबीआई का कहना है कि जो फ़ॉर्मल इकॉनमी है वो बढ़ रही है और इनफ़ॉर्मल इकॉनमी 50-60% से कम होके 20-25% पे आ गई है। अच्छी बात है कि ज़्यादा करके ट्रांज़ैक्शन डिजिटल हो रहे हैं, पर फिर भी कैश तो किंग है ही, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और हमें इस बात से भी अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि दुनिया की जहाँ कुछ ऐसी इकॉनमी है जहाँ पे डिजिटाइज़ेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे अमेरिका है, वहाँ का डॉलर भी किंग है कैश में, पूरी दुनिया में चलता है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि डॉलर कैश में नहीं मिलता है। इवन मैं भी विदेश यात्राओं में जाता हूँ कभी, तो डॉलर साथ में लेके जाता हूँ, क्योंकि वो कैश में ही लेके जाता हूँ, क्योंकि वो कैश सब जगह सोने की तरह मैं ट्रांज़ैक्ट कर सकता हूँ। तो इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी जो कैश क्या कहते हैं कि जो करेंसी है, वो डॉलर ही है देखा जाए तो। और अमेरिकन्स कभी नहीं कहते कि लेस कैश या कैशलेस सोसाइटी, वो कहते हैं कि सारी व्यवस्थाएं एक साथ चलती हैं और चलते रहनी भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और साथ में सोना भी चलता रहेगा, क्योंकि सोना भी एक ऐसी करेंसी है जो दुनिया में हर जगह ट्रांजैक्ट की जा सकती है। दूसरे मुद्दे पर आते हैं। नीति आयोग का कहना है कि हिंदुस्तान में 40 से 50 करोड़ लोगों का एक ग्रुप ऐसा है, निम्न मध्यवर्गीय या पुअर लोग ऐसे हैं जो आयुष्मान भारत में नहीं आते, जिनके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। ये वल्नरेबल ग्रुप है, इनके पास कोई सहायता नहीं है और जरा सी कोई विपत्ति आ जाए मेडिकल, तो इनके घर बार और बर्तन भांडे भी बिक जाते हैं सर, इनके हालात ये हो जाते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताइए आप। आपने एक सही चीज उठाई है मेरे ख्याल से। हेल्थ केयर पे हमारा जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो पिछले कई सालों से कम रहा है, और उसके जी, कारण क्या हुआ है कि जो हमारी जनरल हॉस्पिटल्स है, जैसे अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल में हुई, आई एम श्योर आपके यहाँ जो सरकारी अस्पतालें हैं, वो उसके लिए फाइनेंशियल प्रावधान न करने के कारण उसकी क्वालिटी और उसमें जो बेड्स है वो दोनों सीमित रह गए हैं। तो एक तो बेड सीमित है, और जो आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलती है वो बहुत कम है। इसीलिए आज गरीब आदमी को भी, आपके यहाँ मेरे यहाँ जो काम करते हैं, आपके मेरे यहाँ जो गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर्स है, उन सबको भी यदि कोई बीमारी आ जाए या कोई ऑपरेशन कराना हो तो वो भी प्रेफर नहीं करते कि वो जनरल हॉस्पिटल में जाएं, क्योंकि उनको डर है कि वहाँ आप एक बीमारी सुलझाने के लिए जाते हैं और शायद कोई और बीमारी तो ना लग जाए आपको। तो ये डर के कारण हमारी जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज है वो बहुत ही हाई लेवल पे नहीं पहुंची है, और उसके कारण जो हमारी सब लोग हैं वो डिपेंडेंट है कोई ना कोई तरीके से प्राइवेट हेल्थ केयर और उसकी फैसिलिटीज में जाने के लिए। अब कहते जी, हैं कि जो मिडिल में रहता है वो आदमी पिस जाता है, तो क्या सड़क में भी वो कहते हैं या तो लेफ्ट चलिए या राइट चलिए, पर बीच में रहेंगे तो यू माइट बी रन ओवर। तो हमारे यहाँ क्या व्यवस्था हुई है, जो पैसे वाले हैं वो तो एक अच्छा इंश्योरेंस ले लेते हैं, अपने फैमिली का फ्लोटर इंश्योरेंस ले लिया, 5 लाख 10 लाख रुपए तक का सालाना जो भी आपका एक्सपेंडिचर है वो उससे कवर हो जाएगा। ये कहानी है टॉप 15-20% की। तो ऊपर के जो 10-20% है वो तो ये मेडिकल अपना इंश्योरेंस लेके पर्सनली इसको बेयर करके, या उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको पे करके वो चल जाता है उनका काम। जो लोअर लेवल के हैं बिल्कुल, उनको या तो कोई प्रधानमंत्री की योजना या कोई ESIS या कोई और तरीके की कोई ना कोई सुविधा में वो कुछ ना कुछ पा लेते हैं। पर जो बीच के वर्ग है बहुत ही बड़ा, जो आपने कहा कहीं 40-50 करोड़ हमारे भाई बहन हैं, उन लोगों को न ऊपर वाले हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए पैसे हैं, और न नीचे हेल्थ केयर की जो सरकारी व्यवस्था है उसके लिए वो एलिजिबल है। तो उनको कोई भी तकलीफ आ गई तो उनको तो मेरे ख्याल से, जैसे आपने कहा, क्या ना बेचना पड़े और क्या ना लाइफ की बोरोइंग करनी पड़े, तब जाके वो इलनेस से निपट जाएं। पर अपने आगे के 5-10 साल उनकी फाइनेंशियल हेल्थ लुढ़क जाए, तो आपकी हेल्थ ठीक हुई बड़ी मुश्किल से, पर फाइनेंशियल हेल्थ के कॉस्ट पे हुई। तो इन लोगों के लिए हम लोगों को एक अफोर्डेबल इंश्योरेंस की व्यवस्था करने की बिल्कुल जरूरत है। और ये अफोर्डेबल इंश्योरेंस ये है कि जो आज की तारीख में मैं और आप इंश्योरेंस कराते हैं, तो कहीं 5-10 लाख रुपए इंश्योरेंस कराने के लिए
हमारी फैमिली के लिए मुझे कहीं करना पड़ता है 25,000 रुपए का खर्चा साल का। अब ये 25,000 रुपए का खर्चा और पर पर्सन आप गिनो तो कहीं हर महीने 1,000 रुपए का खर्चा आएगा। अब उसमें आपको कोई डिसेंट इंश्योरेंस मिल सकता है। हमारे कितने लोग हैं, वो कहीं यदि 200-300 रुपया पर मंथ की हो इंश्योरेंस फैसिलिटी, तो उसके द्वारा जो उनको यदि बेसिक चीजें कवर हो सकती है, तो वो उनके एक्सपेंडिचर बास्केट में कहीं ना कहीं वो लोग अफोर्ड कर पाते हैं। पर अभी का जो है वो कहीं 2-3 गुना है जो प्राइवेट करते हैं। वो जो पब्लिक व्यवस्था है उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये एक प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जरूरी है कि हम लोग कोई, हमारे स्टार्टअप इतने हो रहे हैं, इतने नए लड़के हैं, कोई ना कोई तरीके से हम लोग एक अफोर्डेबल इंश्योरेंस की व्यवस्था करें, ताकि ये जो बीच का 40-50 करोड़ लोगों का हमारा जो पॉपुलेशन का पार्ट है वो उसका एडवांटेज ले पाए। दूसरा मैं समझ रहा हूँ कि ऑन सप्लाई साइड वी नीड टू मिक्स एंड मैच थिंग्स। हम लोग अभी एलोपैथी और हाई कॉस्ट वाली जो मेडिकल फैसिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर, हमारे होम्योपैथ के डॉक्टर, हमारे नेचुरोपैथी के जो डॉक्टर्स हैं, जो वैद्य है, उन लोगों को कोई ना कोई तरीके से हमारे सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आपको जो नॉर्मल बीमारी है उसमें वो लोग के पास आप जा सकते हैं, उसमें कम कॉस्ट होगी, उसमें आपको एक व्यवस्था मिल जाएगी। और यदि कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको एलोपैथी में ही जाने की जरूरत पड़े तो एलोपैथी की व्यवस्था है। तो ऐसी मेरे ख्याल से हम लोगों को अपने इंडिया के लिए इंडिया सेंट्रिक एक हेल्थ केयर फैसिलिटी बनाने की जरूरत है। ओवरली डिपेंडेंट इंश्योरेंस हेल्थ भी मैं समझ रहा हूं कि कॉस्ट को अननेसेसरली पुश कर देता है। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट होता हूं तो पहले मुझे पूछते हैं कि आप इंश्योर्ड है कि नहीं है। यदि इंश्योर्ड है तो वो लोग अपने तरीके से हर पैसे जोड़ देते हैं कि आपके यहाँ डॉक्टर सवेरे आया था, उसका 2,000 रुपया, उसने आपकी दवाई का आपको खिलाया तो वो दवाई जो 2 रुपए की होती है वो हो जाती है 25 रुपए की। वो सब बिकॉज इंश्योरेंस इज देयर। मैं समझ रहा हूं कि हमारे कॉस्ट को अननेसेसरली ऊपर ले जाने की बजाय हम लोग एक ऐसी व्यवस्था करें जिसमें हमारी एक जो एडवांटेज है आयुष वाली, आयुर्वेद वाली, होम्योपैथ वाली, उसको एलोपैथी के साथ मिला के एक अफोर्डेबल व्यवस्था करें। और उसके लिए एक ऐसा इंश्योरेंस हम लोग अपना लॉन्च करें जो कि अभी के इंश्योरेंसेस से कहीं 20-30% हो, जो कि हमारे रोजी रोटी सुनने वाले बाकी के कहीं जो हमारे मित्र हैं वो उसका एडवांटेज ले पाए। और जब उनको कोई ना कोई तरीके से हेल्थ की तकलीफ आए तो उनकी फाइनेंशियल जो व्यवस्था है वो चरमरा ना जाए। हेल्थ के लिए उनको फाइनेंशियल अपनी वेल्थ जो है वो गंवाने का दुस्साहस न करना पड़े, उसके लिए हमको कोई व्यवस्था बनाने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने सही सही कहा और ये बहुत इम्पोर्टेंट एक सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का और उसको कहीं न कहीं सरकार को लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है। जैसे कि नीति आयोग का कहना था कि इनके लिए भी कोई इकोनॉमिकल पैकेज बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो अफ़ोर्ड भी कर सकें और उनके घर के बर्तन भी ना बिक जाएँ जब वो बीमार हों। और तीसरी मुख्य खबर जो इसी हफ्ते की सभी मीडिया के ऊपर छाई हुई है, पेट्रोल डीजल के रेट्स में कुछ कमी हुई है। जहां पर केंद्र सरकार ने अपने एक्साइज ड्यूटीज को कुछ कट किया है, वहीं कुछ राज्यों ने भी कट किया है। हालांकि अभी तक मैं महाराष्ट्र में लकी साबित नहीं हुआ हूं, क्योंकि यहाँ की लोकल सरकार ने अभी तक कोई कट नहीं किया है, तो मेरे लिए अभी उतनी राहत नहीं है। मेरे लिए अभी भी पेट्रोल 110 रुपए लीटर है और डीजल भी करीब-करीब अभी समझो 100 के आसपास ही है। तो फिर भी जहाँ-जहाँ राहत मिली है, लोगों को बधाई हो। थोड़ा बहुत जो इस समय मिल जाए तो कम से कम मैं ये कहूँगा कि नयन भाई कुछ तो राहत मिली लोगों को। 38 रुपए बढ़ा के भले ही 5 रुपए वापस किए, चलो क्या कहते हैं ना कि भागते चोर की लंगोटी सही, यही सही। कुछ तो राहत मिली है इस बहुत बड़ी मुसीबत में, महँगाई के ज़माने में जहाँ पॉकेट में पैसा ही नहीं है। आपकी टिप्पणी? दिनेश जी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा क्योंकि देखिए इतनी जो आवाज उठी है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के लिए, इतनी इतने टॉक शोज आपने किए हैं, इतनी हमने भी आवाज किए इसके हैं, सामने बिल्कुल आपने हमने किए आपने हैं। जो अपना एक स्वर दिया है, देखिए एक स्वर को वैसे कोई वैल्यू नहीं है, पर बिना इतने स्वर को इकट्ठा करे हुए आप कोई भी ऐसी आवाज नहीं लगा सकते जो कि सरकार तक पहुंचे। मैं आप लगातार इस मुद्दे को लेके बात करते रहे हैं, टेलीविजन पे, अपने प्रोग्राम पे, बाकी के प्रोग्राम पे, जहां जहां मौका मिलता है। कभी कभी मुझे लगता था कि ये दिनेश जी
एक ही चीज को लेके इतना कैसे परसिस्टेंट रह पाए हैं। पर आज जब सरकार ने ये पैसा कम किया, एक्साइज ड्यूटी कम की, भले ही 20% की 20% की जो भी एक्साइज चल रही थी उससे, पर मैं समझ रहा हूँ उसकी जो क्रेडिट है उसका थोड़ा सा हिस्सा मैं जरूर आपको देना चाहूंगा, और आपके जैसे कई लोग जो कि इसके जी, सामने आवाज हमेशा अपनी बुलंद करते रहे हैं, उन सबको और सरकार को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि देखिए ये एक मुश्किल काम था। इनफैक्ट हम लोग जब बात कर रहे थे, हम लोगों को हम कह रहे थे पर पूरा भरोसा नहीं था कि सरकार ये एक्साइज ड्यूटी कम करेगी, और उसके कास्केडिंग इफेक्ट और उसके डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट के तौर पे राज्य सरकारें भी प्राइस कम करना शुरू करेगी। तो हम लोग तो कह रहे थे हमेशा कि ये ठीक नहीं है, प्राइस कम करिए, आपको बॉन्ड करने हो तो करिए, जो भी करना है करिए, पर सरकार को समझने की ये एक बिल्कुल आवश्यकता है कि आज एक जो कॉमन मैन है वो इतना एक्सपेंसिव पेट्रोल और डीजल नहीं अफोर्ड कर सकता है, और उसके कारण जो पूरी महंगाई बढ़ रही है वो इकोनॉमिक्स अलग, आंकड़े अलग, सीपीआई अलग, नंबर्स अलग। पर मैं समझ रहा हूँ कि वो आदमी जब जा रहा है और पेट्रोल या डीजल करते वक्त जब उसकी आंख से आंसू निकलते हैं, तब मैं समझ रहा हूँ कि हम सबको अपनी संवेदना उसके लिए एक अदा करने का वक्त है। और मैं समझ रहा हूँ कि एक जो शुरुआत हुई है, और महाराष्ट्र में भी एक तो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है उसका दबाव है, दूसरा मैं समझ रहा हूँ एक पॉलिटिकल दबाव भी होगा। आज एक पॉलिटिकल पार्टी जो कर रही है ये, तो मैं समझ रहा हूँ बीजेपी में जो जो राज्य सरकारें हैं वो सब भी करेगी, बिकॉज फॉर देम दिस इज अ सिग्नल कि ये आपको फॉलो करना है। और उनको करते हुए देखिए इलेक्शन आएंगे अगले 6 महीने में, 1 साल में यूपी में आएगा, तो हर पार्टी को अपना एक रवैया बताना पड़ेगा, अपनी कोई एक्शन दिखानी पड़ेगी। तो मैं समझ रहा हूँ कि महाराष्ट्र में भी दिनेश जी आप तो इसके लिए लड़े हैं, तो आप, मैं समझ रहा हूँ कि आप तक ये बेनिफिट हम लोग अगली या उसके बाद की रोजी रोटी की जब बात करेंगे तब तक आई एम श्योर कि आपके तक वो बेनिफिट आएगा ही। पर आप तो अपने लिए नहीं कह रहे थे, आप कह रहे थे ये इसके लिए कि इकोनॉमी में जो हमारे बिछड़े लोग हैं उनको मदद हो, इन्फ्लेशन कम हो। तो मैं कह रहा हूँ इसके लिए ये एक बहुत सराहनीय कदम है, शुरुआत है, छोटा सा स्टेप है, पर एक डायरेक्शन नक्की करता है कि सरकार को इसकी चिंता है और हम लोगों को ये महंगाई को और पेट्रोल डीजल के दाम को कम करने की जरूरत है, और उसके लिए हमने एक छोटा कदम रखा है। तो एज दे से अ लॉन्ग जर्नी स्टार्ट्स विद अ स्मॉल स्टेप, एंड वो स्मॉल स्टेप हुआ है, उसका मुझे आनंद है। और मैं समझ रहा हूँ कि इससे जो एक शुरुआत होगी, सिर्फ पेट्रोल डीजल में नहीं पर हर चीज में थोड़ी सी इन्फ्लेशन का जो अभी विकराल स्वरूप हम लोग देख रहे थे, जो बड़ा हम लोग उसका दैत्य देख रहे थे, उसका एक बड़ा जो दानव स्वरूप देख रहे थे, उस पर थोड़ा सा मेरे ख्याल से कंट्रोल आएगा, उसकी एक जो शुरुआत है वो हुई है। और इसके लिए मैं समझ रहा हूँ कि इसका चाहे कुछ एक लोग बोल रहे हैं कि इसके कारण कंजम्पशन बढ़ेगा और सरकार की जो 45,000 करोड़ रुपए की लॉस ऑफ रेवेन्यू है वो कहीं रिकवर हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ वो हो ना हो। देखिए जब हम प्रोजेक्ट इवेल्युएट करते हैं फाइनेंस में, तब एक तो आईआरआर बोलते हैं जो कि फाइनेंशियल आईआरआर है, दूसरा हम लोग इकोनॉमिक आईआरआर बोलते हैं कि जो इकोनॉमी को फायदा होता है। मैं समझ रहा हूँ कि ये 45,000 करोड़ का खर्चा भी हो तो सरकार को इसका इकोनॉमिक आईआरआर जो मिलेगा, मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन में जो कंट्रोल न होने के कारण अभी तक मामला चल रहा था उसमें जो मदद होगी, इस सब से मैं समझ रहा हूँ कि ये स्टेप का एक बहुत बड़ा फायदा हम अगले 5-6 महीने में देखेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। तो एक छोटा-सा टेल पीस लास्ट में कि जो इस हफ्ते चर्चा का विषय रहा, जो हमारे पड़ोसी मित्र बांग्लादेश से आया है कि उन्होंने अपना बेस ईयर रिवाइज़ किया है। भारत में भी हो चुका है, ऐसी बात नहीं, सभी इकोनॉमीज़ ये करती हैं। पहले उनका जो इकोनॉमी को मेजर करने का बेस ईयर था 2004-5 था, 2005 और 6 था, अब वो 2015 और 16 हो गया है, जिसकी वजह से उनके इकोनॉमिक डेटा भी रिवाइज़ हुए हैं, जहाँ पर कैपिटा इनकम $2554 हो गया, $2554 हो गया है, और जीडीपी जो है $409 बिलियन का हो गया है। और साथ में आईएफसी की एक रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो वर्ल्ड बैंक की एक आर्म है, उनका कहना है कि 2030-31 के आसपास तक बांग्लादेश विल बी अराउंड $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी होगा। $800 बिलियन तो पक्का क्रॉस कर जाएगा। इट विल बी जस्ट, यू कैन से, ऑन द टचिंग पॉइंट ऑफ $1 ट्रिलियन समवेयर। लास्ट का बस आपका एक 1 मिनट का पॉइंट, टिप्पणी इसके ऊपर जाते जाते।
विस्तार जैसे में आपने इसमें कहा अगले कि अंक में बात करेंगे, अभी छोटा सा जरूर, एक टेल पीस के रूप में इसको। बिल्कुल नहीं नहीं, पर आपने बहुत सही कहा कि हर इकोनॉमी को ये करने की जरूरत पड़ती है और बांग्लादेश ने भी किया है। और मैं समझ रहा हूँ कि इसके कारण सार्क के सभी देशों में बांग्लादेश का बेस ईयर सबसे ज्यादा रिसेंट ईयर में आ गया। तो उन्होंने जी, वो 10 साल का जो जंप लिया उसके कारण नाउ दे आर द मोस्ट रिसेंट बेस ईयर इकोनॉमी। उसके बाद आता है मालदीव्स मेरे ख्याल से, और उसके बाद आता है इंडिया। इंडिया में भी हमारे यहाँ बातें चली रही है इसको बढ़ाने की। और इसका जो बेस साल आप आगे लाते हैं तो हमेशा उसका, जैसे आपने कहा, जीडीपी आपको ज्यादा दिखती है पर जीडीपी ग्रोथ कम भी दिखता है। तो इट इज अ मिक्स बैग, ऐसा नहीं है कि इसका एक ही एडवांटेज है एक ही डिसएडवांटेज है। और सरकार को सिर्फ ये जीडीपी अपनी बड़ी दिखाने के लिए या अपना जो पर कैपिटा जीडीपी को एक अच्छे मकाम पे देखने के लिए ये करना है। मैं समझ रहा हूँ कि जीडीपी ग्रोथ रेट उनका जो था वो 1% 1.5% इसके कारण कम भी हुआ है। और जितना जीडीपी पे फोकस होता है उतना ही फोकस जीडीपी ग्रोथ रेट पे भी होता है। हर सरकार को अपने जीडीपी ग्रोथ रेट के लिए अपनी जिम्मेदारी एक रहती है। तो मैं समझ रहा हूँ इट इज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन। और हम लोगों को भी मेरे ख्याल से अभी अपना रेट रिवाइज, हमारा ईयर जो है बेस ईयर, वो रिवाइज करने की ऑलरेडी बात है। ये अभी नई सरकार, मतलब अभी तो खैर नई सरकार नहीं, पर सरकार जो आई है उनके बाद बेस रेट रिवाइज नहीं हुआ है, चर्चा चल रही है। मेरे ख्याल से हम भी इंडिया में बेस रेट को सून एक रीसेंट ईयर के आसपास कहीं पाएंगे। और मैं ये इसको पॉजिटिव डेवलपमेंट गिन रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और बांग्लादेश ने बहुत सारे नई सर्विसेज और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उसको भी शामिल किया है जो अभी तक शामिल नहीं थे, और कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी अभी तक शामिल नहीं थे उसके अंदर, जिसको अभी शामिल किया गया है। क्योंकि डेटा जब पुराने होते हैं तो बहुत सारी चीजें इकोनॉमी से एक्सक्लूड रहती हैं, तो मैक्सिमम इंक्लूजन लाने की कोशिश होती है ताकि हर चीज को मेजर किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे दोस्तों आपसे विदा, और नयन भाई का करेंगे शुक्रिया अदा। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को नूतन वर्ष अभिनंदन, ताकि उनका आने वाला साल अच्छा रहे। और दिवाली तो डेफिनेटली लोगों की थोड़ी बेहतर गई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और नयन भाई ने भी दिवाली अच्छे ढंग से मनाई होगी, हमें पूरा यकीन है, क्योंकि उनके चेहरे की मुस्कुराहट भी बता रही है। तो दर्शक मित्रों, हम आपसे लेंगे विदा, और फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी एपिसोड में रोजी रोटी के नयन भाई पारिक के साथ में। हमें दीजिएगा आज्ञा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच दिनेश।